वेलकम टू द पाठशाला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एसएससी सीजीएल 2016 के टीयर वन के इंग्लिश का सारा पेपर का एक्सप्लेनेशन डिटेल में देख रहे हैं। आज हम करेंगे 28 तारीख का सेट नंबर 2 और ये है पेपर नंबर 4। 3 पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मैं एक बात बता दूं कि 3 पेपर में बहुत सारे ऐसे वर्ड मिले होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे जो आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, जिसको एक्सप्लेनेशन के बाद आपने समझा होगा। और कुछ ऐसे रह गए होंगे कि उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो अभी क्लासेस हुई है अभी 8-9 दिन की ग्रामर की क्लासेस हुई है, और कैप की क्लासेस भी कम हुई है, 6-7 दिन की क्लासेस हुई है। तो आपको पता चल रहा होगा कि वो क्लासेस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि उसका नोट करते रहिएगा, अपनी नोटबुक में रखते रहिएगा। आज इस वीडियो को बनाने से पहले ग्रामर का वो जो पोर्शन आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में नहीं समझ में आया उनको रिवाइज कीजिए। वकैब जो है जितने भी है उनको रिवाइज कीजिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। और ये पेपर के क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं 2017 में, क्योंकि सेट बहुत बनना है तो रिपीट होना ही होना है। और एक चीज़ आप देख रहे हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ 45 दिन और 50 दिन की क्लासेस में, ऑलमोस्ट अगर आप उसको पढ़ रहे हो तो 46 मार्क्स तक तो आराम से निकल जाता है। एक या दो क्वेश्चन है जो फंस रहा है। अभी तो 7-8 दिन की क्लास हुई है, एक बारी पूरी कंप्लीट हो जाए तो आप देखना एक आध क्वेश्चन ऐसा होगा सिर्फ आपको नहीं आएगा। अदरवाइज आप इंग्लिश में आराम से 45 प्लस स्कोर निकाल सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये क्लासेस, तीन की तीनों क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लो। 45 दिन की ग्रामर, सॉरी वकैब की क्लासेस, 50 दिन की ग्रामर की स्पेशल क्लासेस, और ये पूरे पेपर्स। अभी तो ये टीयर वन का मैं पेपर करा रहा हूँ, अभी मैं आपको सारे ईयर्स के टीयर वन के पेपर कराऊंगा। और टीयर टू में मैं टीयर सेकंड का पूरा जितना ईयर्स का क्वेश्चन पेपर है वो सारा का सारा डिटेल में डिस्कस करूंगा। और टीयर टू के लिए हम कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। जो लड़के जो है टीयर वन को क्लियर कर लेंगे उनके लिए मैं टीयर टू कुछ अलग से देने वाला हूं, ताकि आप वहां 160-170 नंबर आसानी से बना सके। तो चलिए बात करते हैं आज पेपर नंबर 4 की। पेपर नंबर 4 का सबसे पहला क्वेश्चन था 76। यहाँ पे आपको बताना क्या है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या करना है, एक तरीके से सिनोनिम्स बना बताना है। इनिग्मा, इनिग्मा का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। इनिग्मा का मतलब ये होता है जैसे कोई चीज़ आपको समझ में ना आए। इसके कई सारे जो है वर्ड्स होते हैं, पजल्ड, रिडल, जो है परप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। मतलब इस तरीके से जैसे क्या होता है कि आप कोई चीज़ कंफ्यूज हो, आप पता ना कर पा रहे हो, तो उनको बोलते हैं रिडल, या इसको यूं कह सकते हो कि पहेली। पहेली, या बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो गांव वाले होंगे उनको बुझनी बोला जाता है। जो बड़े लोग नहीं, गार्जियन लोग होते हैं, वो बोलते हैं अरे बुझनी बुझैला, ऐसे करके कुछ गाँवों में। तो ये वो वर्ड होता है जिसको मतलब कॉम्प्लेक्स तरीके से चीज़ें रखी होती है और हमको समझ में नहीं आती है। तो इनिग्मा का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है रिडल। अब इसमें आप जो और वर्ड हैं उनके मीनिंग भी देख लीजिए साथ में। अट्रैक्टिव है, सबको आपको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ड्रीम का मतलब आपको पता है। फ्लियर अप, ये एक आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए। इसका मतलब होता है भड़काना। फ्लियर अप मतलब भड़काना। क्वेश्चन नंबर 76, इनर्सिया। इनर्सिया का आपको क्या बताना है, अपोजिट। इनर्सिया होता है, जो है आप लोगों ने जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट है वो समझ गए होंगे। इनर्सिया का मतलब होता है कि स्थिर होना। क्या, स्थिर होना। न्यूटन्स का लॉ जो लोग पढ़ते होंगे वहाँ ये वर्ड उनको मिलता होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब होता है स्थिर होना या शांत रहना। आप इसको अलग अलग तरीके से कह सकते हो, मतलब उसमें हलचल वगैरह ना हो, जिस स्थिति में उस स्थिति में पड़ी रहे हो। अब एक वर्ड आता है स्टपर। क्या आपको इसकी मीनिंग पता है? स्टपर का जो मतलब होता है वो होता है सेंसलेस होना, मतलब अपने होश हवास में ना होना। होश हवास में ना होना। अब आप होश हवास में ना हो और कहीं पढ़े हो तो पढ़े हो, तो ये एक तरीके से इसका आप सिनोनिम्स ले सकते हो, एंटोनिम्स तो नहीं ले सकते हो। वाइगर, वाइगर का मतलब होता है दिलेर। वाइगर का मतलब होता है दिलेर या ताकत भरा हुआ। तो जो दिलेर होता है, जो वाइगर होता है, वो आप इनर्सिया का जो है आप एंटोनिम्स ले सकते हो। क्योंकि इनर्सिया का मतलब है कि कोई चीज स्थिर है, काम करने लायक नहीं है, मतलब। और वाइगर का मतलब है दिलेर। और दूसरे वर्ड्स देख लें कि कुछ और इसके नियर मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लैंग्वार, लैंग्वार का मतलब होता है जो है शिथिलता। अगर शुद्ध हिंदी बात करें तो इसका मतलब होता है शिथिलता।
और अगर और हिंदी की और जो है सिनोनिम्स की बात करें तो ये होता है आलसपन, थकावट। तो आलसपन और थकावट है तो आप शांत कहीं बैठे रहोगे, काम तो नहीं करोगे। इनर्टनेस, इनर्टनेस का मतलब भी होता है स्थिरता, ये भी इनर्शिया से ही बना हुआ है एक तरीके से इनर्टनेस, कि किसी के अंदर शांतपन हो, शांत बैठा हो। तो इसका जो आप एंटोनिम लोगे इनर्शिया का, वो वाइगर ले सकते हो। इसका मतलब होता है ताकत या दिलेर। एक होता है इनर्शिया जो आपके पास जान ना हो, शांत पड़े हो, जैसे हो को वैसे हो। और लैंग सॉरी वाइगर का मतलब होता है दिलेर। तो इसका इनर्शिया का जो यहाँ पे एंटोनिम बनेगा वो बनेगा वाइगर। यहाँ पे आपको पीएस वर्ड का जो है मतलब पता होना चाहिए, साथ में स्पेलिंग। यहाँ पे पीएस जो है वो फर्स्ट पार्ट है, इसकी स्पेलिंग PIOUS ही होता है। और इसका जो मतलब होता है वो होता है पवित्र। ये कई बार जो है सिनोनिम्स में भी पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। पीएस का मतलब होता है पवित्र। अब 79 क्वेश्चन नंबर। अब इसमें क्या है, आपको बताना है कि कौन सा पार्ट इरर है। ईच चाइल्ड वॉज गिवन ए रेड ब्यूटीफुल बैलून। अब ये जो स्टूडेंट ने मेरे एग्जेक्टिव के बहुत पहले के लेक्चर किए होंगे, जो मैंने पढ़ाया होगा, वो इसे देखते हुए ही बता देंगे कि कौन से पार्ट में इरर है। और वो स्टूडेंट भी जिनको एग्जेक्टिव का अच्छा नॉलेज होगा, वो इसको देख के ही बता देंगे कि हाँ इस पार्ट में इरर है। ये बेसिकली एग्जेक्टिव के उस रूल पे बेस्ड होता है जिसमें ये कहते हैं कि अगर कई सारे एग्जेक्टिव एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। एक शॉर्ट में उसको हम बोलते हैं ओसास कॉम्प, जिसमें ओ से आपका जो होता है ये होता है ओपिनियन, एस से होता है साइज, ए से होता है एज, फिर एस से होता है शेप, फिर सी से होता है कलर, और फिर ओ से होता है ओरिजिन, एम से होता है मटेरियल, और पी से होता है पर्पज। अब यहाँ पे देखना है कि जो है बैलून के पहले रेड ब्यूटीफुल आया है। ब्यूटीफुल क्या होता है, आपका ओपिनियन होता है, और रेड आपका क्या है, कलर है। देखो सीक्वेंस दिया है, पहले कलर देन ओपिनियन, और जो होना चाहिए सीक्वेंस पहले ओपिनियन देन कलर होना चाहिए। तो ब्यूटीफुल रेड बैलून होना चाहिए। तो यहाँ सी पार्ट में इरर है। तो ये देखिए क्वेश्चन आते कैसे हैं, डायरेक्ट रूल्स पे आते हैं। जैसे अभी मैंने ग्रामर की स्पेशल क्लासेस में एग्जेक्टिव नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो बहुत स्टार्टिंग के डेज से पढ़ रहे हैं, उनको ये पता होगा कि मैंने ये चीज़ उनको बताई थी और बताया था कि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। अभी मैं जो आपको अपनी क्लासेस में बता रहा हूँ, सारा का सारा आपको जो है इन क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। सारे के सारे जो है क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे 44 सेट है तो उसमें सब कुछ मिलेगा आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपने क्लासेस पूरी कंप्लीट की तो 40-45 नंबर तो बहुत आसान होगा जो निकल जाएगा। एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो सीरियसली मतलब रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट को ही आए, मतलब आपका एरिया बहुत ज़्यादा कवर होना चाहिए तभी वो आता है। इवन तो कभी कभी तो बहुत बेहतर लड़के भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। सी हैज़ had the best medical facility available, but she will not be cured unless she does not have a strong desire to live। ये मैं आपको अपनी क्लासेस में अभी डे 6 में ये चीज़ मैंने बताया होगा आपको, या तो फिर डे 7 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर डे 6 या डे 7 में मैंने आपको इस रूल को बताया हुआ है। चलिए इसको समझते हैं। डे 1 में क्या है, सी हैज़ हैड। जैसे ही किसी स्टूडेंट ने देखा हैज़ एंड हैड, वो क्या करता है, सीधा ए पार्ट मारता है और निकल जाता है। मैं एक बात बताऊं, हैज हैड इन सब का इस्तेमाल होता है, हैव हैड इनका इस्तेमाल होता है। अब इसमें है क्या, एक आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है जो परफेक्ट टेंस में आता है, एक आपका जो है हैड जब भी आता है या हैव आता है वो होता है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब में जब हैव मतलब आता है तो उसका मतलब ये होता है रखना, और जब हेल्पिंग वर्ब में आता है तो वो परफेक्ट टेंस में यूज होता है। तो सी हैज हैड, हैज इस्तेमाल किया गया है परफेक्ट टेंस के लिए और हैड इस्तेमाल किया गया है रखने के सेंस में। यहाँ पे हैड मेन वर्ब है और हैज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो ये यहाँ पे सही है। ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं। अब आगे सेंटेंस को पूरा सही से पढ़िए, बट सी विल नॉट बी क्योर्ड।
अनलेस, यहाँ पे एक अनलेस आया, जब भी अनलेस और अनटिल आता है, जब भी कहीं निगेटिव वर्ड आता है तो आपको देखना ये होता है कि उस पर्टिकुलर पोर्शन पे कोई और दूसरा निगेटिव वर्ड है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अनलेस शी डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव, अनलेस भी आया है, फिर नॉट भी लगा दिया है। तो अनलेस और नॉट मैंने बताया था कि या तो आप अनलेस यूज करो या तो आप नॉट। अनलेस के साथ कभी भी नॉट यूज नहीं किया जाता है क्योंकि डबल नेगेटिव सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो यहाँ पे नॉट आपको हटाना पड़ेगा, सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ मैंने अभी रिसेंट में ही बताई है। तो आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि जो क्लासेस है वो आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रही है। वो इस डायरेक्शन में नहीं गाइड कर रही है कि बस कहीं से भी आपको पढ़ने को हो जाए, बस हमको पढ़ाने को है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों की वहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ ताकि आप क्रैप से बचे रहें। आप सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाए जहाँ पे आपका स्कोर अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 81, ये क्वेश्चन मैंने रेड मार्क किया है। रीजन ये है क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है 25 में से जो आपको नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आप मेरी पूरी क्लासेस कर लेंगे तो आप इस सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। सेंटेंस अगर बोला जाए कि सेंटेंस करेक्ट कीजिए तो सेंटेंस आप शायद करेक्ट ना कर पाए, लेकिन क्वेश्चन जरूर सही कर देंगे अगर आप पूरी क्लासेस देखेंगे तो। जैसे हैं यहाँ पे एज इफ, तो मैंने आपको बताया था सपोज इफ। सपोज इफ कभी नहीं लगता साथ में, लेकिन एज इफ लगता है। एज इफ का मतलब होता है जैसे कि। तो ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा सपोज इफ और एज इफ में। एज इफ लगता है, एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, जैसा कि मेरा कंडीशन जानते हुए। द इनफ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब होता है क्रोधित। क्रोधित बर्ड सडनली डबल्ड बैक ऑन इट्स कोर्स। डबल्ड बैक ऑन इट्स कोर्स का मतलब होता है कि जो भी वो काम कर रही हो बर्ड, उसमें अपना जो है वो स्पीड डबल कर दे। एंड चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप चार्ज स्ट्रेट आफ्टर मी, तो ये आपका हो गया फ्रेजल वर्ब, या आप इसको आप प्रीपोजिशन चार्ट की तरह ले सकते हैं। तो जैसे ही आप ये चीज़ देखिए, आप समझ जाइएगा कि बस यही एरर है। अक्सर करके यही होता है कि जब भी फ्रेजल वर्ब होता है तो वो गलत तरीके से रखा रहता है, आपको सही तरीके से रखना होता है। मैं भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हूँ कि चार्ज स्टेट आफ्टर में क्या एरर है। जहां तक मुझे पता है कि चार्ज आफ्टर मी होना चाहिए, चार्ज स्टेट आफ्टर मी नहीं होना चाहिए। मैंने इसका जो है सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है और मुझे ये चीज़ मिला नहीं, कहीं पे भी गूगल वगैरह पे भी नहीं मिला। अगर आप में से किसी स्टूडेंट को ये चीज़ पता चले कि करेक्ट फ्रेज क्या है इसका, चार्ज स्टेट आफ्टर मी होता है या चार्ज आफ्टर मी होता है, या फिर इसको अलग तरीके से इस फ्रेज को यूज करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे समझिए कि ये सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो हिट एंड ट्रायल जैसे लोग कहते नहीं है कि अच्छा क्वेश्चन आंसर कैसे गेस करें, तो इस तरीके से आंसर भी गेस किया जाता है कि अगर आपको दिया हुआ है किसी जो है सेंटेंस में, देखो 90% तो आप ऐसा होगा कि आप सही हो जाओगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो फ्रेज सही भी रखता है, तो 10% चांस होते हैं कि आपके एरर होने के। तो ऐसे जहाँ कंडीशन में जब आपके 90% चांसेस हो सही होने के, 10% चांसेस हो गलत होने के, तो प्रोबेबिलिटी सही होने के ज़्यादा है, तो आपको तुक्का मारना बनता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस को पढ़िए और दूसरे सेंटेंस में अगर आपको एरर ना मिले तो जहां पे भी फ्रेजल वर्ब वगैरह हो वो पार्ट जरूर एरर रखता है। वो रखा इसीलिए जाता है ताकि आप उसे पहचान सके। एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि आप वो फ्रेजल वर्ब जानते हैं सही या फिर नहीं जानते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइए अगर आप में से किसी स्टूडेंट को पता चले कि एग्जैक्ट फ्रेज क्या है। 82, द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक, सॉरी ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है यहाँ पे सुटेबल वर्ड के साथ। द पैसेंजर्स वर अफ्रेड बट द कैप्टन, जो पैसेंजर थे वो डरे हुए थे, बट द कैप्टन suggested them that there was no danger, या फिर pleaded them that there was no danger, advised them that there was no danger, या assured them। अब इन ये सारे के सारे जो वर्ड है ये काफ़ी इजी। इसमें से pleaded थोड़ा सा आपको वो हो सकता है कि ना पता हो। जैसे सजेस्टेड का मतलब होता है सजेशन, सलाह देना। एडवाइस का भी मतलब होता है सलाह देना। तो अगर पैसेंजर जो है खतरे में है, अगर मतलब डरे हुए हैं, सॉरी अगर डरे हुए हैं तो कैप्टन क्या करेगा, उनको तसल्ली देगा। तसल्ली देने के लिए जो वर्ड होता है वो होता है एज्योर्ड। और प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। जैसे प्लीड यहाँ पे हो सकता है, अगर वो पैसेंजर अगर शोर मचा रहे होते तो कैप्टन प्लीडेड देम टू क्वाइट, इस तरीके का सेंटेंस बना सकता था। लेकिन आगे भी सेंटेंस को आप देखिए कि दैट
देयर वॉज नो डेंजर, वो ये बता रहा है कि कोई खतरा नहीं है। पैसेंजर डरे हुए थे लेकिन कैप्टन बता रहा है कि कोई खतरा नहीं है, तो मतलब उनको तसल्ली दे रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है आई इंसिस्टेड। ये है हमारा प्रिपोजिशन चार्ट। इंसिस्टेड के साथ लगता है ऑन। आई इंसिस्टेड ऑन हिज लिविंग द प्लेस। इंसिस्टेड ऑन का मतलब है कि किसी चीज पे बल देना, क्या होना है, बल देना। आई इंसिस्टेड ऑन हिम हिज लिविंग द प्लेस। अब यहाँ पे लिविंग क्यों लगा? लिविंग इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी प्रीपोजिशन आए उसके बाद अगर वर्ब आए तो हम वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म लेते हैं। आई इंसिस्टेड ऑन हिज लिविंग द प्लेस। 84, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, इंटरप्ट्स मी व्हेन आई एम वीकिंग। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए है क्या, प्लीज डू नॉट। प्लीज डू नॉट का मतलब ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो भी नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ये चूज करना है कि जो आपका मेन वर्ब है वो किस तरह आएगा। क्या वो सेकंड फॉर्म में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। जैसे ही डू नॉट, नॉट आप यूज करते हो तो वो क्या होता है, एस या ईएस फॉर्म में नहीं आता है, तो दूसरा पार्ट भी नहीं सही होगा। और फिर आईएनजी इस्तेमाल किया गया है तो आईएनजी लगता नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे होगा सिर्फ इंटरप्ट। तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं कितना आसान है, अगर आपको टेंस का बेसिक नॉलेज पता है तो भी आप कर लोगे। अब यहाँ 85 से आगे जो है आपको बताना है वन वर्ड, बीट अराउंड द बुश। ये शायद मैं आपको वन वर्ड पढ़ा चुका हूं। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है बेवजह की बात करना, बेवजह की बात करना, टॉपिक से हट के बात करना। अगर किसी टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है तो तुम अपना अलग से ही राग अलाप रहे हो, तो ये होता है बीट अराउंड द बुश। अब यहाँ पे देखिए, वॉक अराउंड द फॉरेस्ट नहीं होगा, क्लीन द बिजी एरिया नहीं होगा, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। कोई डिस्कशन चल रहा है, तुम अपना राग लाप रहे हो, कुछ और बात कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि मेन टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो चीज़ों को। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड सही होना चाहिए। प्ले अराउंड द फॉरेस्ट नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं कभी कभी क्या होता है कि जो मेन मीनिंग होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंट करके ऑप्शन भी दिया रहता है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। और ये तभी कर पाओगे जब आपको एग्जैक्ट मीनिंग उसका पता होगा और वो आपके सेंसेस में होगा कि हाँ ये चीज़ इसका मतलब होता है, तब आप निकाल पाओगे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन है मेक रूम। मेक रूम ये बहुत इजी वन वर्ड है। सॉरी, ये वन वर्ड नहीं चल रहा है, ये ईडियम चल रहा है, ईडियम्स चल रहे हैं, ठीक है। मेक रूम, मेक रूम का जो है मतलब होता है मेक स्पेस, जगह बनाना, जगह बनाना। यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा मेक स्पेस। इजी है दो के दोनों। 87, मेंड योर वेज। मेंड योर वेज, मेंड का मतलब होता है मरम्मत करना एक तरीके से, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेंड योर वेज का मतलब होता है कि अपना जो तरीका है उसका मरम्मत करके रखो। अब यहाँ पे वेज को जो है बिहेवियर से रिलेट करोगे आप। हैप्पी विथ वन बिहेवियर्स नहीं होगा, सैड विथ वन बिहेवियर नहीं होगा, डिस्ट्रॉय वंस बिहेवियर नहीं होगा, इंप्रूव वंस बिहेवियर ये ऑप्शन होगा। मरम्मत करना, इंप्रूव करना एक ही बात हुई लगभग। क्वेश्चन नंबर 88, ए रिकॉर्ड ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। अगर कोई अपना ही रिकॉर्ड मतलब अपने विषय में खुद से ही लिखता है तो उसको बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। ये लगभग सभी लोग आप में से जानते होंगे। और एक पूछा जाता है कि अगर कोई चीज़ जैसे मेरा है कोई और लिखे, मेरी बायोग्राफी कोई और लिखे, तो उसको बोलते हैं बायोग्राफी। अगर किसी की हिस्ट्री कोई दूसरा लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। जैसे कि किसी की जीवनी लिखना, और खुद की जीवनी खुद से कोई लिखे तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री का मतलब आप लोग जानते हो, इसका मतलब होता है इतिहास। एक और वर्ड है बिब्लियोग्राफी, इसका मतलब होता है ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची। जैसे आप अगर कोई काम करने के लिए कुछ रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो और वो कहीं पे बना के लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ग्रंथ सूची। 89, बिलोंग टू द सेम पीरियड, एक समय से संबंधित। एक समय से संबंधित होता है कॉन्ट्रम्परेरीज, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं समकालीन। समकालीन, एक काल में रहने वाले। यहाँ पे कुछ और वर्ड है, इनकी भी मीनिंग समझ लेते हैं। ये भी बहुत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछता है। कॉमरेड्स, कॉमरेड्स जो होता है ये आर्मी पर्सनल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो होता है आर्मी
के साथी के लिए बोलते हैं, आर्मी के साथी, कमरेड्स। कंप्रोमाइजेस का मतलब आपको पता है, कॉम्प्रोमाइज करना। रेनिगेट्स, ये बहुत पूछा जाता है। रेनिगेट का मतलब होता है जैसे पाखंडी, पाखंडी बोल लो, या आप ऐसा पर्सन बोल लो जो किसी भी पार्टी को, देश को या अपने खुद के प्रिंसिपल को धोखा देता हो, डिजर्ट करता हो। तो रेनिगेट का मतलब धोखा देने वाला या फिर पाखंडी होता है। ये अक्सर करके आता है ए पर्सन हु डिजर्ट्स हिज कंट्री, प्रिंसिपल और पार्टी। तो वहां पे वन वर्ड होता है रेनिगेट्स। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, 12-13 टाइम्स रेनिगेट्स। 90th, वन हु लिसन्स सीक्रेटली टू प्राइवेट कन्वर्सेशन, जो चोरी से, चोरी छुपके से किसी की बात सुने उसको बोलते हैं इवेस ड्रॉपर। क्या बोलते हैं? इवेस ड्रॉपर। जो चोरी से किसी की बात सुने उसको बोलते हैं इवेस ड्रॉपर। इनक्रोचर, इनक्रोचर पता है क्या होता है? इनक्रोच, इनक्रोच का मतलब होता है कि अतिक्रमण। इनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण। तो इनक्रोचर का क्या मतलब होगा? अतिक्रमण करने वाला। इवेस बियरर, अभी जैसे यहाँ पे इवेस वर्ड है, ड्रॉपर, इवेस ड्रॉपर का मतलब हुआ चुपके से सुनने वाला। इवेस बियरर का जो मतलब होता है वो होता है, जैसे इवेस का मतलब तो हो गया जासूसी, एक टाइप की। क्या हो गया? जासूसी। बियरर मतलब होता है जिसके पास हो। तो ये जासूसी वहाँ किसको बोलते हैं? जैसे पहले पुराने सीरियल अगर कभी आपने देखे हो, बहुत फेमस है, चंद्रकांता वगैरह जैसे सीरियल आते थे, या फिर आपने कोई हिस्ट्री पे बेस कोई पिक वो देखा हो, तो उसमें वो लोग होते क्या, भेजते हैं जो है, कोई जो है सूचना जो है इकट्ठा करते, कलेक्ट करते हैं, फिर किसी आदमी के थ्रू भेजते हैं। तो ये जो सूचना लेके आता है उसको बोलते हैं इवेस बियरर। लिसनर आप लोगों को पता है कि क्या होता है, सुनने वाला, लिसनर। अब चलिए देखते हैं, ये अंडरलाइन पार्ट्स होते हैं, इनको इम्प्रूव करना रहता है। यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क अप टू संडे, संडे तक आपको काम कंप्लीट करना है। यहाँ पे मस्ट लगा है, कंपल्सन है, और बात की जा रही संडे तक। तो संडे जब बात की जा रही संडे तक, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करना हो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना हो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। जो ऑप्शन है यहाँ पे, विथ इन संडे, बाई संडे, ऑन टू संडे में बाई संडे करेक्ट होगा। अप टू संडे नहीं होता है, बाई संडे होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। 92, होल व्हीट ब्रेड इज गुड फॉर हेल्थ। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी आप सेंस लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। HOLE, होल, होल का मतलब क्या होता है? छिद्र। तब यार, जो व्हीट ब्रेड है, जो गेहूं की आटी है, आटा है, मतलब सारी रोटी है, ब्रेड आप इसको ऐसे बोल सकते हो, तो छेद का इससे कोई लेना देना तो होगा नहीं। इज गुड फॉर हेल्थ, छेद किया हुआ आटे का वो जो है सेहत के लिए अच्छा रहता है। इसका मतलब होता है WHOLE होना चाहिए, होल, होल व्हीट ब्रेड इज गुड फॉर हेल्थ। अब होल बोलो या होल्ड, दोनों का मतलब तो छिद्र होगा, बस वर्ब का फॉर्म अलग कर दिया गया है। मतलब वर्ब का फॉर्म नहीं है, ये एग्जैक्टिव है बेसिकली। होल व्हीट ब्रेड, व्हीट होल है या नहीं है, यहाँ पे होल्ड। लेकिन ध्यान रखिएगा कि छिद्र का लेना देना यहाँ पे नहीं है। होल का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण या पूरा। तो यहाँ पे WHOLE, होल, ये ऑप्शन सही होगा। 93rd, सी हैज़ नो पेन टू राइट, सी हैज़ नो पेन टू राइट। इसमें जो है राइट के आगे एक प्रीपोजिशन विथ लगाना पड़ेगा। सी हैज़ नो पेन, उसके पास कोई पेन नहीं है जिससे वो लिख सके, तो टू राइट विथ ये फॉर्म आता है। ये इन्फिनिटी अभी हम पढ़ने वाले जेरेंट और इन्फिनिटी, उसमें ये चीज़ें चल के आगे देखेंगे। 94, ही डिसलाइक द वर्ड, ही डिसलाइक्स द वर्ड इज नॉट ही। अब यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग बनाया गया है इज नॉट ही करके बनाया है, मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में बनाया गया है। तो जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में हम जो है क्वेश्चन टैग बनाते हैं। क्वेश्चन टैग भी हम जल्दी करने वाले हैं अभी। तो जैसे ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्वेश्चन जो टैग बनेगा या तो फिर डू से बनेगा या फिर डस से बनेगा। और दूसरा रूल ये होता है कि अगर ये वाला पार्ट, जो स्टार्ट वाला पार्ट है, वो निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग जो है अजरेटिव बनता है या सिंपल सेंटेंस में बनता है, और अगर ये सिंपल है तो दूसरा वाला नेगेटिव में बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है और इंडेफिनिट टेंस है। आप यहाँ पे ये देखना पड़ेगा जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर या प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो डस से इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल हो तो डू से करेंगे। तो यहाँ पे ही डिसलाइक द वर्ड, डज नॉट ही होना चाहिए, डज नॉट ही।
डज इसलिए लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की जा रही है, नॉट इसलिए लगाया क्योंकि पहले वाला सेंटेंस जो है वो अजरेटिव है, वो सिंपल सेंटेंस है, निगेटिव नहीं है, तो दूसरा वाला पार्ट जो है निगेटिव बनना चाहिए। तो डज नॉट ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने कैंडिडेट के ऑप्शन भी लिए हैं, रीजन ये है कि आप इसको सही से समझिएगा। ही इज वन ऑफ दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर। ही इज़ वन ऑफ दोज हु लाइक्स टू हेल्प अदर। वह उनमें से हैं जो लोगों की मदद करना पसंद करते हैं। मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट का, जो मेरे सबसे पुराने स्टूडेंट हैं जो स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होगा, मैं उनका कन्फ्यूजन भी साथ में क्लियर करता हूँ और मुझे पता है कि वो उस क्वेश्चन को करेक्ट कर ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया है नो इम्प्रूवमेंट, दोज हु, मतलब ये सेंटेंस सही है, और एसएससी ने ये करेक्ट ऑप्शन लिया है कि ये सेंटेंस पूरी तरह सही है, और एसएससी का ये ऑप्शन लेना गलत है। इसका बाद में उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिया होगा, मैं समझाता हूँ कैसे। जिनको मैंने रिलेटिव प्रोनाउन बताया था उनको पता होगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उसके हिसाब से आता है। ही इज़ वन ऑफ दोज, वह उनमें से है। ही इज़ वन ऑफ दोज, वह उनमें से है। हु लाइक्स टू हेल्प अदर, जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। तो हु लाइक्स किसकी बात हो रही है? दोज, वो उनमें से हैं जो दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। ही इज़ वन ऑफ दोज, ध्यान से समझिएगा कि ये दोज का मतलब बहुत सारे लोग हैं, तुम अकेले हो, तुम उनमें से हो, या ये हो गया ही, यह उनमें से एक है जो दूसरों की मदद करते हैं। ये जो हु आया है वो इसके लिए आया है। तो हु लाइक्स टू हेल्प अदर, हु लाइक्स टू हेल्प अदर नहीं होगा, लाइक टू हेल्प अदर्स। तो ये जो ऑप्शन है, दोज पर्सन हु लाइक टू हेल्प अदर्स, ये आपका फर्स्ट पार्ट सही होना चाहिए। दोज हु लाइक टू हेल्प अदर, द अदर, ये सही नहीं होगा। दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स, दोज हु लाइक, थर्ड ऑप्शन भी जा सकता है क्योंकि इसमें पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे पर्सन छोड़ सकते हो आप। ही इज़ वन ऑफ दोज हु लाइक टू हेल्प अदर्स, हाँ ये ऑप्शन सी होगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें ये पैसेज दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी पैसेज आपको मिलेंगे इसमें वो टाइप 1 पे बेस्ड होते हैं। आपको सिर्फ कीवर्ड पकड़ना होता है और उस कीवर्ड पकड़ के आप सेंटेंस में जाओगे तो आपको बगैर मेहनत के आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज ए थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड with a strong smell. It is a complex mixture of many different substances, each with its own individual qualities. It is a complex mixture of many different substances, each with its own individual qualities. Most of them are combination of hydrogen and carbon in varying proportions. Such hydrocarbons are also found in other forms such as bitumen, asphalt, and natural gas. Mineral oil originates from the carcasses of tiny animals and from plants that live in the sea. Over millions of years, these dead creatures from large deposits under sea bed and ocean currents cover them with a blanket of sand and slate. As this material hardens, it becomes sedimentary rock and effectively shuts out the oxygen, thus preventing the complete decomposition of the marine deposits underneath. The layers of sedimentary rocks become thicker and heavier. Their pressure produces heat which transforms the tiny carcasses into crude oil in a process that is still going on today. अब या तो आप इसकी हिंदी समझने में टाइम लगाओ, ठीक है, दोबारा पढ़ के तिबारा पढ़ के, या सबसे पहले क्वेश्चन आप स्टार्ट करो और कीवर्ड्स देखो क्या आपको सीधे सीधे मिल रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डज क्रूड ऑयल कम आउट ऑफ द अर्थ। हाउ डज क्रूड ऑयल कम आउट ऑफ अर्थ, जैसे ही क्रूड ऑयल है तो सेंटेंस का जो से पहला हमने स्टार्ट किया था, क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट, यहाँ देख रहे हैं आपको सीधा कीवर्ड ही मिल रहा है कि कम्स आउट पूछ रहा है कैसे आता है, यहाँ पे सीधा कम्स आउट दिया हुआ है। अर्थ एज ए थिक ब्राउन ब्लैक लिक्विड, यहाँ से आप सीधा कीवर्ड देखना चालू कीजिए किस तरह आता है, थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विथ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। अब आपको ऑप्शन में चेक करना होता है इसमें से कौन कौन से पार्ट्स दिए हैं, कौन कौन से पार्ट्स मिसिंग है। थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड ये दिया हुआ है,
विथ माइल्ड स्मेल, और आपका जो है विथ माइल्ड स्मेल तो नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्मेल के साथ है, तो आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल देखना होगा। थिक ब्राउन ब्लैक लिक्विड विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल। देख रहे हैं, कीवर्ड सीधा सीधा आपको मिलेगा। व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल, व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल। अब आपको देखना है कि क्रूड मिनरल ऑयल होता क्या है। सेंटेंस में आपको सीधे सीधे मिलेगा, या स्लाइटली मीनिंग चेंज मिल सकती है, लेकिन कीवर्ड आपको सीधा मिलेगा जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। ऑप्शन एक बार देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेज, सिंपल मिक्सचर ऑफ नेचुरल गैस, प्लेन वाइट ऑयल, इट इज ए ब्यूटेमिन। तो आपने अभी पढ़ा होगा पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन में ही कि इट इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो क्रूड ऑयल कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेज, और सीधा दिया हुआ है जो है पहले पार्ट में, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सब्सटेंसेज। तो देख रहे हैं पैसेज कितना इजी आता है, सीधा सीधा आपको मिल जाता है। 5 क्वेश्चन अगर हो तो 4 तो सीधे सीधे मिल जाते हैं। एक का मैं अभी भी बता रहा हूँ कि एक का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। फ्रॉम वेयर डज एनी मिनरल ऑयल ओरिजिनेट, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इसका आपका सेकंड पैरा के आसपास में दिया हुआ था। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेज ये होता है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट आपको कीवर्ड ढूंढना है। कारकाजी ऑफ टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन द सी, फ्रॉम लेक्स, फ्रॉम ओनली फ्रॉम प्लांट्स। तो ये दिया हुआ है, आपको वापस घूम के भी जाना नहीं है। अगर आपने एक बार थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि टाइनी एनिमल्स और सी की बात कर रही है, जो प्लांट में, प्लांट मतलब सी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे होते हैं। तो इसका सेकेंड पार्ट सही होगा। द टाइम टेकन फॉर द मरीन डिपोजिट टू हार्डन इनटू रॉक्स इज ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको याद होगा, अपने ध्यान से पढ़ा होगा तो मिलियन ऑफ ईयर्स एक यही दिया हुआ था, इसके अलावा फ्यू सेंचुरीज कहीं दिया ही नहीं हुआ था, फ्यू डिकेज नहीं दिया हुआ है, थाउजेंड ऑफ ईयर नहीं दिखा हुआ है। देख रहे हैं कितना पैसेज आसान होता है। अगर ये दिया होता, कहीं सेंचुरीज का जिक्र होता, डिकेड का, तो कंफ्यूजन होता, तो एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ता कि कितना जो है समय लगता है, कितना टाइम लगता है। लेकिन सिर्फ एक ही कीवर्ड ही दिया है, मिलियन ऑफ ईयर्स, घूम के पैसेज दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। एक क्वेश्चन और है, सेडिमेंट्री रॉक्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट बिकॉज, ये पूछ रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल डिपॉजिट, ऑयल डिपॉजिट क्यों हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक से जो है ऑयल डिपॉजिट का सीन कैसे होता है। अब आपको कीवर्ड उसमें ढूंढना है। अब ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, देयर प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट एंड टर्न्स डिपॉजिट ऑफ एनिमल काजी एंड प्लांट्स इनटू ऑयल। ये बिल्कुल आपके लास्ट पैरा में दिया हुआ था, ये आपके लास्ट में पैरा में दिया हुआ था, आपको किसी और ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। इट टर्न्स हैवी एंड सट्स आउट ऑफ द ऑक्सीजन, इट बिकम्स हार्ड एंड फॉर्म्स इनटू रॉक्स टू स्क्वीज ऑयल। ये नहीं दिया हुआ था, दिया ही नहीं गया सेंटेंस में। इट बिकम्स लाइट एंड सॉफ्ट अप्लाइज प्रेशर टू द ऑयल। जो सेंटेंस दिया ही ना हो वो जबरदस्ती आप मत मारिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि इस तरीके का जो पैसेज टीयर 1 में आता है हमेशा वो सीधे सीधे लाइन आपको दिया रहता है। तो दियर प्रेशर प्रोड्यूसेस हीट एंड टर्न्स डिपॉजिट ऑफ एनिमल कार्काज, ये लास्ट लाइन में दिया हुआ था, तो इसका ए पार्ट सही होगा। ये रहा आज का पेपर। अगर आप पेपर ध्यान से देख रहे होंगे तो पैसेज में से 4 क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, इसमें तो 5 के पांचों क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। एक क्वेश्चन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि बड़े लग हो सकता है, वो आपके विवेक पे डिपेंड करता है, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। तो 4 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, और आप अगर क्लासेस कर रहे हो सही से और राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका फंस सकता है। तो 23 क्वेश्चन के आसपास आप आराम से निकाल सकते हो, अगर आपने पूरे 50 दिन की क्लासेस, 45 दिन की क्लासेस कंप्लीट की, और साथ में ये जो चल रहा है ये क्लास भी करना बहुत जरूरी है। इसी से आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आती है। जैसे सारी क्लासेस, सारी चीज़ें 50 और 45 दिन में नहीं मिलेगी, अगर मिल जाती तो मैं इस सीरीज को चलाता ही नहीं, पेपर डिस्कस ही नहीं करता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 10 साल के पिछले पेपर्स करना बहुत जरूरी होता है। रीजन यही है कि वहां से आपको सेंस पता चल रहा होता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, फिर आपको पता चल रहा होता है कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही होती है। लास्ट टाइम पे मैंने एक पैसेज दिया हुआ था, पैसेज वो मेरे पास अभी मिसिंग है, तो मैं यहाँ पे उसके सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, और मैं सेट नंबर जब 5 करूँगा तो उसमें मैं आपको जो है वो सोल्यूशन दे दूंगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट ने उसके सोल्यूशंस कमेंट नहीं किए हैं, थोड़े से वो जो है पैसेज थोड़ा डिफिकल्ट था, थोड़ा सेंस लगाना था, इसलिए मैंने दिया था कि आप एक बार लगाओ, मैं चेक करता हूँ कि कितना आपको आता है, उससे मुझे अंदाज़ा लग पाएगा कि आपका नॉलेज का बेस कितना है। तो मैं ये जो पढ़ाने का तरीका है मैं उसी हिसाब से चीज़ें थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। सो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।